हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पिंक सिटी लो क्लासेस। हम हमारी सीआरपीसी की सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हमने हमारे सीआरपीसी का फर्स्ट वीडियो क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और उसके अंदर हम थोड़ा सा हमारी रिफ्रेश करें वीडियो को, तो हमने हमारे फर्स्ट वीडियो के अंदर सीआरपीसी का हिस्ट्री जान लिया था ब्रीफ के अंदर, उसका बैकग्राउंड जान लिया था सीआरपीसी का। ये जान लिया था हमने सीआरपीसी के बारे में कि ये इसकी यूटिलिटी क्या है, क्यों ज़रूरत है हमें सीआरपीसी की, अगर सीआरपीसी नहीं होगा तो क्या होगा। सब्सटेंटिव लॉ को हमने डिवाइड किया था दो भागों के अंदर, जिसके अंदर हमने सब्सटेंटिव लॉ पढ़ा था और प्रोसीजर लॉ पढ़ा था। और इसके अंदर हमने सब्सटेंटिव लॉ को भी जाना था और प्रोसीजर लॉ को भी जाना था, और यह जाना था कि प्रोसीजर लॉ जो कि सीआरपीसी है उसका क्या महत्व है सब्सटेंटिव लॉ के लिए। यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मेरा सजेशन यह है कि पहले अगर आप फर्स्ट वीडियो देखें उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो हम चालू करते हैं हमारा सीआरपीसी का सेकंड वीडियो। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने देख लिया था सीआरपीसी के बारे में कि सीआरपीसी हमें क्या क्या देता है। तो सीआरपीसी हमें पार्ट 7 दे रहा था। पार्ट 7 को हम डिवाइड कर रहे थे कितने चैप्टर्स के अंदर, 37 चैप्टर्स के अंदर, और 37 चैप्टर्स को हम डिवाइड कर रहे थे 484 सेक्शंस के अंदर। और सीआरपीसी में हमने ये भी जान लिया था कि शेड्यूल कितने हैं सीआरपीसी के अंदर, 2 हैं। इन सबको हमने जान लिया था। अब क्या करेंगे, हम सीआरपीसी में एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो सबसे पहले सीआरपीसी की हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर पूरे के पूरे पार्ट 7 होंगे। और ये टेबल हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है सीआरपीसी के लिए, हम इसको याद करना है। तो ये हमारी सीआरपीसी की फर्स्ट टेबल है जो कि डिवाइड कर देती है आपको, यहाँ पे आपको पार्ट 7, चैप्टर 37 एंड सेक्शन 484, इन सबको हमने क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। डिवाइड करने का रीजंस ये है क्योंकि अगर ये हमको याद रहेगा तो हमको अंदर का भी काफ़ी हेल्प मिलेगा याद करने के अंदर। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इस टेबल को याद करना है सीआरपीसी की, जो कि फर्स्ट आपको पार्ट बताता है जनरल, जो कि चैप्टर है 1 से लेकर 7A तक डिवाइड है, और सेक्शन है इसके अंदर 1 से लेकर 105L। पार्ट 2 है प्रिवेंटिव ऑफेंस 8 से 11, 106 से 153, ये 2 पार्ट हो गए हैं। इसके बाद में पार्ट 3 है बिफोर ट्रायल, मतलब कोर्ट में ट्रायल होने से पहले की जो भी प्रोसीडिंग होगी वो कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर करेगा। तो पुलिस ऑफिसर किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करेगा, किस प्रकार से किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करने के बाद में कौन सी प्रोसीडिंग को वो फॉलो करेगा, मजिस्ट्रेट के पास में कब लेके जाएगा, वो सब आप पार्ट 3 में पढ़ोगे, जिसमें चैप्टर कहाँ से कहाँ तक डिवाइड है, 12 से 16, और सेक्शन है 154 से लेकर 210। और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीआरपीसी के अंदर। पार्ट 4 आपको बोलता है चार्जेस एंड ट्रायल, जब पुलिस ऑफिसर ने आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है तो उसके बाद में क्या करेगा, वो FR फाइनल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएगा। और उसके बाद में क्या होंगे, चार्जेस फ्रेम होंगे, और जो भी ट्रायल होगी, जो भी अपराध किया है उसके अकॉर्डिंगली ट्रायल चलेगी। तो पार्ट 4 क्या बोलता है, चार्जेस एंड ट्रायल 17 से 21A, 211 से 265L सेक्शंस। पार्ट 5 कहता है आपको अदर प्रोसीडिंग्स, जो कि डिवाइड है 22 से लेकर 26 चैप्टर्स में, और सेक्शन है 266 से लेकर 352। पार्ट 6 है आपका जजमेंट, जब कोर्ट के अंदर चार्जेस लग गए हैं, ट्रायल हो गई है, ट्रायल के अंदर क्या होता है, एक कंक्लूजन निकलेगा आपको, और उसी कंक्लूजन को आप क्या कहते हो, जजमेंट कहते हो। तो आपको पार्ट 6 में क्या मिल जाएगा, जजमेंट मिल जाएगा। चैप्टर कहाँ से कहाँ तक, 27 से 32, और सेक्शन है 353 से 435। पार्ट 7 है आपका सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग, जो कुछ भी बच गया है सीआरपीसी के अंदर वो आपको पार्ट 7 में मिल जाएगा। चैप्टर है 33 से लेकर 37, और सेक्शन है 436 से 484। ये आपका सीआरपीसी का फर्स्ट टेबल है जिसमें हमने पूरे के पूरे चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया है, पार्ट 7 को डिवाइड कर दिया है, और ये बता दिया है कि पार्ट्स क्या कहते हैं। हर एक पार्ट्स की अपनी अपनी क्या होगी, इसके अंदर एक स्टोरी होगी। अब हम यहाँ पे पार्ट फर्स्ट पहले पढ़ेंगे, और पार्ट फर्स्ट आपका बोलता है जनरल, जो कि डिवाइड है 1 से लेकर 7A चैप्टर्स में, और सेक्शंस बोलता है 1 से लेकर 105L। तो हमने यहाँ लिख दिया है पार्ट फर्स्ट, पार्ट का नाम है जनरल, चैप्टर है 1 से 7A,
सेक्शन है 1 से 5 एल। हम इसको भी डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट फर्स्ट की भी हम क्या बनाएंगे, एक अपनी टेबल बनाएंगे। तो चैप्टर फर्स्ट को हमने क्या बोला, प्रारंभिक, जो कि 1 से 5 तक डिवाइड है। चैप्टर 2 का नाम हमने दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स 6 to 25A। चैप्टर 3 है आपका पावर ऑफ कोर्ट 26 से 35। चैप्टर 4 को यहाँ पे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 36 और 37 to 40। चैप्टर 5 का नाम हम लिखते हैं अरेस्ट ऑफ पर्सन, जो कि डिवाइड है आपके 41 से 60A। यहाँ पे क्या है, बोर्ड में थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। चैप्टर 6 में क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ पर्सन 61 से 90। चैप्टर 7 अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट 91 से 105। द लास्ट चैप्टर है आपका 7th A, जो बोलता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स 105A से 105L तक। ये आपका पार्ट फर्स्ट का टेबल बन गया है। पहले हमने हमारे पार्ट 7 की एक टेबल बनाई, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो पार्ट फर्स्ट की हमने पूरी की पूरी टेबल बना दी है, जिसमें चैप्टर 7A तक है, जिसमें हमने इन सब का अपना अपना एक नाम दे दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट। जो कि डिवाइड है 1 से लेकर 5 सेक्शन तक, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले सेक्शन फर्स्ट, जो आपका कहता है शो टाइटल एक्सटेंट के बारे में, सीआरपीसी के बारे में बताता है कि इसका नाम क्या है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता है सेक्शन फर्स्ट आपका, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई बच्चा पैदा होता है, न्यू बेबी बॉर्न अगर हम कह सकते हैं, तो उसका भी क्या होता है, एक नामकरण किया जाता है, नाम लिया जाता है उसका कि भाई हम इसको इस नाम से बुलाएंगे। तो जब सीआरपीसी बना आपका 1973 में, तब क्या हुआ, उसका भी एक नामकरण किया गया, जो कि डिफाइन कर रहा है आपका सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन फर्स्ट ने आपको ये कहा कि सीआरपीसी दिस एक्ट may be called to CRPC। इस एक्ट को हम CRPC कहेंगे आज से। इसके बाद में हमने कहा कि ये अप्लाई कहाँ का होगा, तो ये अप्लाई संपूर्ण भारत में होगा। दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। पहले आपके ये कॉन्सेप्ट था कि आपको ये लिखना पड़ता था हर एक एग्जाम्स में कि दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि ये एक्ट पूरे भारत में अप्लाई होता है सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के अलावा। पर अब ये आपका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। अब ये एक्ट जो है आपका कहाँ अप्लाई होगा, पूरे भारत में अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा क्यों हुआ, जब आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया है, जो कि आर्टिकल 370 क्या देता है, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविज़न दिया करता था, वो अब कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। अब स्टेट और जो जम्मू है वो भी क्या है, एक जनरल स्टेट है, जिस प्रकार से आपके अदर स्टेट हैं। तो हमने क्या बोला कि सीआरपीसी पूरे भारत में अप्लाई होगा। इसके अलावा भी इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, अप्लाई होने के बाद में हमने लिखा यहाँ पे अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, पहला है स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द सेकंड इज ट्राइबल एरियाज। यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा सीआरपीसी।
और सीआरपीसी अप्लाई भी होगा तो कौन कौन से चैप्टर अप्लाई होंगे सीआरपीसी के, ये भी हमारे लिए क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 8, 10, 11 ऑफ सीआरपीसी, चैप्टर 8, 10, 11 सीआरपीसी के स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में अप्लाई होंगे। बाकी जितने भी चैप्टर्स है सीआरपीसी के अंदर, 37 चैप्टर्स है सीआरपीसी के अंदर, तो उसमें से 3 चैप्टर्स मैंने बता दिए जो कि यहाँ पे अप्लाई होंगे। बाकी कोई भी चैप्टर सीआरपीसी का यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ना ही स्टेट ऑफ नागालैंड और ना ही ट्राइबल एरियाज़ पे। अगर यहाँ पे सीआरपीसी का और भी कोई चैप्टर अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी कि हमको सीआरपीसी का कोई और चैप्टर है जो कि यहाँ अप्लाई करना है, तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन निकालेगी और उस नोटिफिकेशन के अंदर ये वो कहेगी ऑफिशियली कि मैं सीआरपीसी का इस चैप्टर को ले रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, वहाँ पे जो नागालैंड है वहाँ पे खुद के लॉज हैं वहाँ पे, तो वो खुद के लॉज से क्या कर लेता है, वहाँ का जस्टिस कर लेता है, एडमिनिस्ट्रेशन कर लेता है। पर ऐसा कभी होता है कि यार कि आपको कोई लॉज की जरूरत पड़ रही है जो कि आपके वहाँ पे बना हुआ नहीं है, तो आप सीआरपीसी, जो कि क्या है, एक मेजर एक्ट है, क्रिमिनल लॉ का सबसे जो मेजर एक्ट है वो क्या है, सीआरपीसी है। और सभी को क्या करता है, ये इन्फोर्समेंट करता है। अगर कोई भी सब्सटेंटिव लॉ है, कोई भी क्रिमिनल लॉ है, उसको इन्फोर्स आपका सीआरपीसी ही करता है। तो नागालैंड भी क्या कर सकता है, कोई भी चैप्टर ले सकता है, हेल्प ले सकता है उसकी, बट कंडीशन क्या है, नोटिफिकेशन निकालेगा पहले, वो कहेगा वो ऐसा कि हाँ मैं ये चैप्टर सीआरपीसी का ले रहा हूँ। सेकंड बोलता है ट्राइबल एरियाज, जनजाति क्षेत्र किसे कहते हैं। तो जनजाति क्षेत्र आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में डिफाइन कर रखा है आपको। अगर आप 6 शेड्यूल में जाते हो तो आपको वहाँ क्या मिलता है, अगर आप 6 शेड्यूल में जाते हो तो आपको मिलेगा वहाँ पे ATM, A मतलब आसाम, T मतलब त्रिपुरा, M मतलब मेघालय, ये 6 शेड्यूल में मिलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन ये आपको क्या बता रहा है कि कोई भी क्षेत्र जो 21 जनवरी 1972 से पहले आसाम की क्षेत्र में सम्मिलित था, ऐसा कोई सा भी क्षेत्र, ऐसा कोई सी भी टेरिटरी जो आसाम के क्षेत्र में इंक्लूड थी, सम्मिलित थी, कब से, 21 जनवरी 1972 से पहले, उसे हमने क्या बोल दिया, जनजाति क्षेत्र बोल दिया। अदर देन म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग, म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग को छोड़कर, यह हो गई इसकी आपकी ट्राइबल एरियाज़ की। तो ये आपका सेक्शन फर्स्ट है और ये कब इन्फोर्स हुआ था, ये 1 अप्रैल को आया था, अप्रैल फूल बनाने के लिए।